पास 170 सीटों की मेजॉरिटी नहीं है, सो वी बिकम द मेजॉरिटी पार्टी, वी फॉर्म द गवर्नमेंट। के साथ सोशल मीडिया के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। सबका बयानिया जो है सर, जिस तरह खान साहब की जो स्टेटमेंट्स अक्सर आती हैं, आपको पता है, जैसे जंगल के बादशाह या इस तरह की जो उनके वो यूज करते हैं जार्गन्स भी, आप लोग उस पर एक स्टैंड करते हैं, मतलब आप लोग वही बयानिया लेके चलेंगे या उसको अमेंड करेंगे अपनी सिचुएशन के हिसाब से? देखिए, खान साहब जो कहते हैं वो हमारे लिए मुकद्दम है, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते, हम उसको फॉलो करेंगे। हम ये सारे इस गंद में जो इस वक्त मुल्क में क्रिएट हुआ है, इन्होंने मिलके किया है कि अब आपका बाहर निकलने का वक्त है, आप बाहर निकलिए। ये सिकंदर सुल्तान बच नहीं सकेगा इसमें से किसी सूरत में। अब अशवानी के भाइयों का क्या, वो पढ़ाते हैं यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबिक आज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरे साथ सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन तहरीक-ए-इंसाफ रऊफ हसन साहब मौजूद हैं। ये इनका पहला इंटरव्यू मेरे साथ। आपको याद होगा इन पर जो कातलाना हमला हुआ उसके बाद जल्दी से मैं आपको कुछ अपडेट्स और खबरें बताऊं जिन पर रऊफ हसन साहब से उनके तासुरात लेंगे। एक तो इमरान खान साहब की बारे में 14 अगस्त को एक लॉन्ग मार्च की कॉल की जो बाज़गश्त सुनाई दी जा रही है, ये रऊफ हसन साहब से पूछेंगे कि पार्टी की इस पर क्या राय है। और दूसरा, जो तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से अभी सरदार सिकंदर सुल्तान राजा जो अदलिया पर खुले हमलों में बात कर रहे थे, उनकी आज बड़ी तफसील से बातें भी आई, मैंने वीलॉग में डिस्कस किया, उस पर तहरीक-ए-इंसाफ ने मज़म्मत की। इसकी वजह क्या है, माज़ूली का मुतालबा भी किया। इमरान खान इस वक्त मकबूलियत की इंतहा पे है। सवात में जो पावर शो इस वक्त हो रहा है, जिसमें अली अमीन गंडापुर साहब ने आज बड़ी सख्त बातें की और बिल्लो, निको, छोटू और शब्बो और इन सब का भी जिक्र किया, लेकिन उनका मौक़िफ़ बड़ा सख्त था, उनकी बातों में बड़ी गहराई थी और हालात बिल्कुल वही नज़र आ रहे हैं जो 1970 में जब अक्सरियत को अक़लियत में बदला गया, उस वक्त मैंडेट को छीना गया और उसके बाद मार्शल लॉ वाले निज़ाम के तहत जिस तरह जबरी पाबंदियाँ लगाई गई, लोगों को अगवा किया गया, उठाया गया, आज तकरीबन हालात वही हैं। अज़हर मिशवानी साहब के 2 भाई इस वक्त अभी भी अगवा हैं जब आपसे बात कर रहा हूँ। तहरीक-ए-इंसाफ के जो सीनियर नायब सदर हैं लाहौर के, अब्दुल करीम साहब, उनकी गुमशुदगी का मामला एकदम सामने आ गया और लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से अब ये इनके ऊपर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो पहले डट के फैसले दिए इस तरह के, पेशावर हाई कोर्ट ने भी, अब लाहौर हाई कोर्ट की बारी है। ये क्या करते हैं, शहबाज शरीफ, इसके साथ-साथ बलोचिस्तान में जो तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा वहाँ जलसा कर रहे हैं, उन पर जो एफआईआर दर्ज हुई, बड़ी दिलचस्प एफआईआर, वॉल चॉकिंग पे बाहर किसी ने सल्तनत-ए-इमरानिया लिख दिया, तो इन्हें तकलीफ हुई। इन्होंने कहा रियासत के अंदर एक और रियासत की बात क्यों की गई, और उस पर शदाना गुलजार, शहरियार अफरीदी और हलीम आदिल शेख पर बाकायदा तौर पर एफआईआर दर्ज कर दी गई। और शहबाज शरीफ साहब जो है वो 5 दिन के जो दौरे के बाद चीन से वापस आए। मुल्क का दिवालिया इस वक्त निकलने के करीब है। फॉरेन रिजर्व इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है कर्ज़ों की सूद की अदायगी पर। और इसके साथ-साथ अभी जो हत्या की इज़्ज़त लाहौर में केस वो भी मंजूर हो गया, इनका जो कानून है। इमरान खान साहब के ट्वीट का मामला भी हल हो चुका है और सलामती कौंसिल में पाकिस्तान ने सोमालिया को शिकस्त देके सलामती कौंसिल का रुकन बना सोमालिया को, जबकि हिंदुस्तान ने बरतानिया, अमेरिका, इटली को शिकस्त देके 5वीं मईशत और उनके भी इंतखाबात आपके सामने हुए। कोई पकड़-दकड़, कोई मामला ऐसा नहीं हुआ और मोदी जो है वो शायद अभी तीसरी दफ़ा वज़ारत-ए-उज़्मा का हलफ भी उठाने जा रहा है। इन तमाम बातों पे रऊफ साहब से बात करते हैं। रऊफ साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, आपने जॉइन किया। सबसे पहले तो सर आप जो बहुत मेहरबानी आपकी, बहुत जी, मेहरबानी आपकी। थैंक यू यू। वेलकम सर। अभी जो आपके ऊपर कातलाना हमला हुआ, तो अभी आपकी तबीयत कैसी है? क्योंकि हर जगह पे शो में आप जाते हैं, कोई ये नहीं पूछता कि रऊफ साहब की हालत अब क्या है? मतलब आप मेंटली और ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे अभी आप कहाँ खड़े हैं? देखिए, वो डॉक्टर ने बैंडेज से उतार दी थी, अब ये खासा कट है, कान के नीचे से शुरू होके ये मेरे लिप्स तक आता है। तो देख सकते हैं आप। तो जी, जी। वो हील हो रहा है अभी। कुछ क्रीम वगैरह उसने दी है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले दिन ही आई थिंक प्रोग्राम में आके 2-3 प्रोग्राम्स में आया था और मैंने कहा था कि मुझे बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं है कि ये किसी तरीके से भी इस मामले को परस्यू करेंगे, और वही हुआ। आज 3 हफ्ते हो गए हैं, वर्चुअली 3 हफ्ते हो गए हैं, और 3 हफ्ते में एक दफ़ा भी रियासत के किसी कारिंदे ने या पुलिस के किसी कारिंदे ने मुझसे कोई राब्ता नहीं किया। राना सना साहब की स्टेटमेंट सामने आई है कुछ 4-5 दिन पहले। उन्होंने कैमरे के ऊपर कहा था कि हमें बहुत मुश्किल पेश आ रही है इन लोगों को ट्रेस करने में, क्योंकि इन्होंने मेकअप बहुत किया हुआ था। तो ये गवाज़ी करता है उस ज़हन की जो कि अनफॉर्चुनेटली इस वक़्त जो रूलिंग अशराफिया है वो उनका है। तो ये बिल्कुल कोई इरादा नहीं है उनका। पार्टी मेरी सोच रही है कि क्या हम कोई लेटर लिखें इस सिलसिले में या कोर्ट से राब्ता करें। तो देखिए, मेरा ख्याल है 2-3 दिन में इसके ऊपर मज़ीद डिस्कशन होगी और हम फैसला करेंगे कि इसको क्या करना है, किस तरीके से आगे बिल्कुल ले सही। जाना है। बट आई एम वेल, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग, वेरी काइंड। यू वेलकम सर। नहीं, अभी अमरीकी सर देखे ना, वो बटुआ किसी का गुम हुआ, किसी उनके जो एम्बेसडर्स हैं, सॉरी डिप्लोमेट्स हैं, तो उसके लिए पूरे पंजाब
इस्लामाबाद की पुलिस हरकत में उन्होंने पकड़ लिया, वियतनाम की वो मिसेज उसकी गायब हुई एम्बेसडर की, फ़ौरन 2 घंटों के अंदर सारे मामलात। यहाँ पे 4 ख्वाजा सिरा कैपिटल के अंदर आज 3 हफ्ते हो गए हैं। तो ये जानबूझकर इनके जूते और कपड़ों से तो पता चला था कि वो ट्रेंड लोग लग रहे थे, आम ख्वाजा सिरा नहीं थे। और अच्छा रऊफ साहब, एक और चीज़ यहाँ पे ख्वाजा सिराओं ने आपके लिए बड़े बयानात भी भेजे। मुझे खुद ज़ाती तौर पे उनके कुछ बयानात आए कि आप इन्हें बताएं कि हम इस अमल में शामिल नहीं है, क्योंकि लोगों ने हमसे नफरत करना शुरू कर दी। नहीं, मैं आपको पता है कि अगर वो आपने सीसीटीवी फुटेज देखी है तो एक स्टेज के ऊपर मैं उनसे ग्रैपल कर रहा था शुरू में, और जब ग्रैपल करके, चूंकि मेरी भी ट्रेनिंग जिंदगी में फौज में भी हुई है, तो वो ग्रैपल जब मैंने किया तो मुझे पता चला कि एक बड़े टॉट किस्म के, बड़े एक्सरसाइज्ड किस्म की बॉडीज है। तो ये किसी ख्वाजा सरा की बॉडी नहीं लगती थी। तो ये तो उसी वक्त पता चल गया था कि एक बाकायदा एक कत्ल तरबियत करने की याफ्ता। साजिश है, और दे वेंट फॉर माय जुगुलर। लेकिन वो मैंने चूंकि डक कर दिया तो खुदा ने बचा ली गर्दन, और वो मेरा जो गाल था वो उनके सामने आया, एंड दे कट राइट अक्रॉस। ठीक है, अब देखते हैं सभी साहब कि क्या फैसला करती है पार्टी और किस तरीके से ये आगे बढ़ता है। हम उसको ठीक, लेके आपने सर जमहूरियत के लिए अपना एक चेहरे पर एक जख्म खाया, जो कट लगवाया, ये लोग याद रखें। राना सनाउल्लाह साहब की आपने बात की, उन्हें कोड़े लगे थे, जो आज तक लोग याद करते हैं। अभी जो सर उसके बाद जो मामलात हैं, अभी आपके अगले दिन आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस फ़ौरन एक और आपने कर दी थी। तो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की वजह से ही लोग समझते हैं ये मामला आपके साथ हुआ, कि आपका जो स्टांस था बड़ा, ये मामला इस वजह से हुआ। आपको क्या लगता है? देखिए, सभी ये बड़ा बड़ा ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने उठाया। देखिए, जो माशरे तरक्की करते हैं, जो कौमें तरक्की करती हैं, जो रियासतें तरक्की करती हैं, वो अपनी थिंकिंग को रैशनलाइज करते हैं, उनको प्रैग्मेटाइज करते हैं। किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने से पहले वो सोचते हैं कि वो क्या कहने जा रहे हैं। जो कुछ मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहा है, मेरा चैलेंज है ये साहिब इक़्तिदार लोगों से, कि वो उसमें से कोई एक चीज़ निकाल के कहें कि ये तुमने गलत बात की है। मैं ना सिर्फ माफ़ी मांगूंगा, बल्कि इंश्योर करूंगा कि आइंदा इस किस्म का कोई काम ना हो। जो कुछ भी मैंने मुख्तलिफ औकात में कहा है, और शायद फ्यूचर में भी कहूं, तो हमेशा फैक्ट एंड डेटा बेस्ड होगा। अब आजकल एक बहस चली हुई है कि जी आप, वो एक हमें FIA ने कॉल भी कर लिया है कि जी आपको सवाल उठते हैं कि जी आपको 71 में और आज में कोई मुमासलत नजर आती है जो आप ये सब कुछ कर रहे हैं। मैंने कहा आपको नजर नहीं आती। आप नजर नहीं आती। मैंने कहा 71 में भी मैंडेट चोरी किया गया था, जिससे रियासत जो है वो 2 लाख हो गई थी। आज भी मैंडेट आपने चोरी किया हुआ है, और आपका जो आपकी इकोनॉमी, आपकी रियासत जो है वो वर्चुअली वर्ज के ऊपर है। तो आपको ये मुमासलत नजर नहीं आती है। तो वो चुप हो जाते हैं, आगे से बात नहीं करते, लेकिन सवाल करते हैं, इस किस्म का सवाल करते हैं। तो ये जो माशरे जो हैं वो जो प्रैग्मेटाइज नहीं कर सकते, जो माशरे अपने माजी से सबक नहीं सीख सकते, जो माशरे अपने आप को रेमेडी नहीं कर सकते, अपनी फॉल्स को रेमेडी नहीं कर सकते, वो माशरे जो है ना वो अथाह गहराइयों में गिरते रहते हैं। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो मुल्क जिस नहज के ऊपर है और जिस राह के ऊपर चल रहा है, उसमें मुझे 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 बहुत कुछ गलत होता हुआ नजर आ रहा है। मेरा दिल दुखता है ये कहते हुए। लेकिन अगर हमने अपने आप को होल्ड न किया, अगर हमने अपने आप के अपने रवैयों के ऊपर एक निगाह ना डाली और उनको चेंज करने की कोशिश ना की, तो मुझे लग रहा है कि हम बहुत ज्यादा मसाइल में घिरने वाले हैं। बिल्कुल। रऊफ साहब, आपने अभी बात की, जब आपके ऊपर हमला हुआ पूरा पाकिस्तान आपके साथ खड़ा था। हर बंदे ने आपकी जो वो, इवन के जो आपके मुखालिफिन है वो भी ये कह रहे थे। किसी को भी अच्छा नहीं लगा, सब ने इसकी कंडेमिनेशन की और लोगों ने इसको मज़म्मत भी की। उसके बाद अभी आपकी सर तनकीद की ज़द में आप आए हुए हैं थोड़े से, सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पर, जो वो 15, अब तो आज वो क्लियर आपने कर दिया, आपका वो इंटरव्यू मैंने देखा भी है कि आपने उसमें क्लियर बात कर दी खान साहब से, आपका जो मामला पैगाम आपको मिला भी, शायद आपकी बातचीत नहीं हुई अभी, लेकिन अब तो खैर चीज़ें क्लियर है। लेकिन आप सोशल मीडिया के साथ आपने जो कहा, हमारा हरे फ्रंट जो दस्ता है और इनकी जो बड़ी हैवी प्रेजेंस है, आप उनके साथ खड़े हैं, खान के साथ खड़े हैं। तो इस पर थोड़ी सी अगर आप लोगों को बताएं कि इस पे असल मामला क्या है, आपकी सोच क्या है, ताकि लोग ज़रा इसको समझ सकें। देखिए सभी, मैंने सबसे पहले तो बिल्कुल सोशल मीडिया के बारे में मैंने किसी किस्म का कोई क्रिटिसिज्म नहीं किया। उनकी जो कंट्रीब्यूशन है उसको कोई इंसान जो है वो अकल से अंधा ही होगा जो कि उसको डिनाई कर सके। उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। जबकि हमारे ऊपर मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर ना हम बात कर सकते थे, ना हम कुछ और कर सकते थे, तो सोशल मीडिया ने हमें सहारा दिया। हमें ना सिर्फ सहारा दिया बल्कि उन्होंने हमारा जो नैरेटिव था वो दुनिया के कोने कोने में पहुंचाया। तो इस बारे में तो कोई शक है ही नहीं है। लेकिन खान साहब ने जो अपनी स्टेटमेंट कल दी है, जो कि रात को हमने कोई 11:30 बजे के करीब रिलीज की है, उसमें उन्होंने मेरा जो स्टांस था वो उसको उन्होंने वैलिडेट किया है।
उन्होंने एक तो कहा है जी कि मैं ट्वीट जो अपना है उसको वाउच फॉर करता हूँ। दूसरी बात उन्होंने की है जो कि मैं बारहा कर चुका हूँ, क्योंकि मैंने खुद काम किया हुआ है इंडस्ट्री में, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में, सो आई नो कि वो किसी सूरत में भी जो हालात में, जिन हालात में वो इटालिया में जेल में रह रहे हैं, वो उस वीडियो को नहीं देख सकते थे। ना उनके पास कोई ये मोबाइल है, ना उनके पास कोई लैपटॉप है, ना इस किस्म की कोई चीज जो है वो आप अदालत के अंदर ले जा सकते हैं, तो वो देख नहीं सकते। तो मेरी कंटेंशन यही थी कि जी उनको वो देखा नहीं होगा। और उन्होंने कल ये खुद भी मीडिया के साथ बात करते हुए कहा है कि जी मैंने वो वीडियो नहीं देखा था। फिर उनसे सवाल किया गया कि अगर आप देखते तो इनको क्या करते, आप ये इसको आप वैलिडेट करते, तो उन्होंने कहा कि मैं उसमें कुछ मामूली चेंजेस करता। ये उन्होंने कल खुद फरमाया है। जी जी। और वो चेंजेस क्या है कि जब इस किस्म की आप ट्वीट लगाते हैं, ट्वीट बिल्कुल ठीक है, वीडियो बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ जो लीगल जो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं ना, उनके बारे में इनपुट की बात मैंने की थी। और वही है, बाकी हम अपने मीडिया के साथ, सोशल मीडिया के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और जितना मैं उनको सपोर्ट करता हूं, मेरा नहीं ख्याल कि पार्टी में कोई और इतना ज्यादा सपोर्ट करता है। और ये सोशल मीडिया वाले लोग जो है वो जानते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब हम किसी दूसरे को क्रिटिसाइज करें तो सोच समझ के करें। ये ट्रोलिंग और अब्यूज जो है, ये हमें मामला जो है, ये आपस में डिविजन जो है उसको रिफ्लेक्ट करता है और उसको एक्सेंट्यूएट करता है। तो ये होना नहीं चाहिए। जो बंदा एक बात कर रहा है उसको आप उसको समझने की कोशिश करें कि उसकी स्पिरिट क्या है, तो क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो खान साहब ने वही बात आप देख लीजिए, मेरे पिछले 6-7 दिनों में जो मैं जा रहा था उसमें मैंने यही कहा कि उन्होंने तो वो उसको वन वे और दी अदर को कमेंट कर नहीं सकते हैं, क्योंकि उन्होंने तो वो देखा ही नहीं है। सो वही बात उन्होंने खुद भी बयान कर दी। इसमें वो कुछ सियाको सबाक से लोगों ने शायद इसको हटा के भी पेश किया। फिर कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा कि जी आपने शायद एफआईए में जबरान या अजहर मशवानी इनके नाम वगैरह दिए, इस वजह से ऐसा, हालांकि आपकी तरफ से कुछ भी नहीं हुआ, आपने इसको डिनाई किया है। बिल्कुल मैंने किसी किस्म का कोई नाम नहीं दिया उनको, क्योंकि थियोरेटिकली स्पीकिंग सोशल मीडिया, हालांकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो मेरे अंडर आता है, लेकिन वो मेरे डोमेन में नहीं है प्रैक्टिकली, वो ऑपरेट करता है इंडिपेंडेंटली। कंसिक्वेंटली मेरे पास एक बड़ा एक लॉजिकल प्रेमिस था और वो मैंने उसको यूज किया, उसको एक्सरसाइज किया जी कि मेरे डोमेन में आता ही नहीं है, तो मुझे कैसे पता होगा कि इसको कौन चलाता है कौन नहीं चलाता। ना कोई नाम दिया है, ना कोई और इन्फॉर्मेशन हमने प्रोवाइड किया है। लेकिन ये जो मिस इन्फॉर्मेशन है खासकर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से जो आती है ना, आई एम श्योर कि हमारा सोशल मीडिया ये नहीं कर रहा, लेकिन ये लोग हैं जो कि आप उनके अकाउंट्स को देखें ना जरा, जो ये करते हैं कॉमेंट्स में, खासकर गंदी जुबान इस्तेमाल करते हैं। मरियम नवाज साहब के निकले हैं, किसी के 4 फॉलोअर्स हैं, किसी के 6 फॉलोअर्स हैं, कोई 15 दिन पहले फेसबुक के ऊपर आया या ट्विटर के ऊपर आया, कोई महीना पहले ट्विटर के ऊपर आया। तो ये साफ नजर आता है कि ये प्लान्स हैं और ये खास स्पेसिफिकली हमारे रैंक्स में डिवीजन क्रिएट करने के लिए ये इनको वहां डाला गया है और वो एक कैंपेन उन्होंने लॉन्च की हुई है। तो वी ऑल हैव टू बिकम वेरी केयरफुल अबाउट मेकिंग आवर कमेंट्स कि हम किस किस्म की बात किसके बारे में कर रहे हैं। बिल्कुल, अब तो बड़ा इजी हो गया सर। इमरान खान की लोग तस्वीर लगाते हैं और उसके बाद उसके नीचे गुमनाम अकाउंट होता है, आप जो मर्जी कह दें। तो वो बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स हैं जो जिनके ताने बाने मिलते हैं जाके मरियम नवाज साहिबा की साबिक सोशल मीडिया से भी और बहुत सारी ऐसी चीज़ों से। इसमें कोई आपके बात बिल्कुल दुरुस्त, उन्होंने फॉलो भी किए हैं कई ऐसे अकाउंट्स। अच्छा, खान साहब की ट्वीट का मामला तो सारा बहाल हो गया, उसके बाद भी 2-3 बड़ी टफ किस्म की ट्वीट्स आई, SIFC के मुतल्लिक आई, उसके बाद दूसरी इलेक्शन की रिगिंग के मुतल्लिक भी आई, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई। तो इन सब चीज़ों पे अब आप इनके साथ हैं, स्टैंड पे हैं और इनकी सपोर्ट कर रहे हैं फुल। मैं देखिए सोशल मीडिया की सपोर्ट हमेशा की है जी। मैं मतलब जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया है कि मुझसे बड़ा एडवोकेट है ही कोई नहीं है सोशल मीडिया का पार्टी के अंदर सबसे ज्यादा। लेकिन सिर्फ ये कि हमें थोड़ी सी एहतियात बरतनी चाहिए कि हम कौन सी रेड लाइन है जो कि क्रॉस नहीं कर सकते और उसको नहीं करने चाहिए। मैंने एक दिन कहा था बैठे हुए, देखिए सभी सब आपके साथ बात करते हैं, आप खुद भी एक क्रिएटिव आदमी है। मैंने कहा मुझे एक आप मटेरियल दे दें 10 लाइनों का, 8 लाइनों का, 6 लाइनों का, मैं आपको 10 डिफरेंट तरीकों से वही लाइनें लिख के दे देता हूँ। अब वो होगा उसमें मतलब हर जो जैसे भी मैं लिखूंगा 10 तरीके से मतलब वही कम्युनिकेट हो रहा होगा, लेकिन उसमें जो कॉस्टिसिटी है, जो उसमें जो वेनम के जो एलिमेंट्स हैं या जो इस किस्म के चीजें हैं वो वेरी करें। तो बेसिक मकसद मेरा एज ए राइटर हमेशा ये रहा है कि मैंने अपना जो नैरेटिव है वो लोगों को समझाना है, बताना है। अब उसमें मेरी कोशिश ये होती है कि उसमें हम इस तरीके से बताएं कि उसमें कोई हम रेड लाइंस क्रॉस न करें। तो यही मेरी बेसिकली अंडरस्टैंडिंग थी, वहां भी थी, और इसीलिए मैंने एक दो बातें की जो कि अनफॉर्चुनेटली मिसअंडरस्टैंड की गई। उसकी वजह से लोगों को मौका मिला कि जी वो मेरे खिलाफ एक नैरेटिव बिल्ड, बट दीस थिंग्स डोंट बॉदर मी।
यकीन ठीक। जानिए सभी, मैंने कभी इनके बारे में सोचा भी नहीं है, वो ठीक है, अच्छा, करें। खान साहब का बयानिया जो है सर, जिस तरह खान साहब की जो स्टेटमेंट्स अक्सर आती हैं, आपको पता है, जैसे जंगल के बादशाह या इस तरह की जो उनके वो यूज़ करते हैं जार्गन्स भी, आप लोग उस पे एक स्टैंड करते हैं, मतलब आप लोग वही बयानिया लेके चलेंगे या उसको अमेंड करेंगे अपनी सिचुएशन के हिसाब से? देखिए, खान साहब जो कहते हैं वो हमारे लिए मुकद्दम है, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते, हम उसको फॉलो करेंगे, हम उसको आगे लेके चलेंगे। खान साहब की जो भी उनका है, बिल्कुल। डायरेक्शंस उन्हीं की हैं, जो पॉलिसी है वो वही देते हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना, वो भी वो बताते हैं। बिल्कुल। Consequently, as a department of the party, we have to carry it forward, और हम करते हैं। आज हमने 5 बयानियाँ जारी की हैं, आप देखिए, पढ़िए उनको, देखिए। जी, जी, सबके बड़े ऊपर स्ट्रॉन्ग जो हैं, है, बिल्कुल। हम बाज़ दफ़ा हम बड़ा उसमें शिद्दत होती है, हमारे बयानिया में भी शिद्दत होती है। जब हम फ़ील करते हैं कि यहाँ शिद्दत की ज़रूरत है, तो हम वो शिद्दत उसमें डालते हैं। लेकिन हम बिल्कुल। फ़ील अगर ये करते हैं कि जी शिद्दत के बगैर हम अपना बयानिया जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो फिर हम कोशिश करते हैं कि वो शिद्दत ना डालें। सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, आप ठीक कह रहे हैं। या अच्छा, अभी जो सर अभी सोशल मीडिया को बैन करने की भी जो मतलब रोकने के लिए भी जो फायरवॉल का एक मामला आपने देखा होगा, अभी बड़ा गर्दिश कर रहा है। पूरी कोशिश है हुकूमत के भी, चाइना का दौरा भी शहबाज शरीफ का था, उसमें 5 दिन गुज़ार के भी आए। पैसे तो मिले नहीं शायद, लेकिन फायरवॉल शायद ले आए। तो अब इस तरह के मामलात को तहरीक-ए-इंसाफ कैसे देखती है कि वो सोशल मीडिया सबसे पावरफुल आपका है, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ आपकी है। तो इस पे तो कोई आपने हल निकाला हुआ है, कोई आपकी पार्टी के जो एक्सपर्ट्स हैं, आईटी के बड़े-बड़े प्रोफेशनल्स हैं आपके साथ, तो क्या कोई इस तरह का कोई बातचीत चल रही है कि इसका सॉल्यूशन क्या देखिए होगा? देखिए सभी, ये सब कुछ ऑफ कोर्स इसका टारगेट पीटीआई है और कोई नहीं है। ये चीज़ तो जी, आपको सबको समझ आ रही होगी ना कि ये बिल्कुल। बेसिकली ये पीटीआई सेंट्रिक पॉलिसीज़ हैं जो बन रही हैं। सोशल मीडिया बंद करें, जो एक्स है वो पिछले 3 महीने से पाकिस्तान में बंद पड़ा हुआ है। सो लाज़मी बात है कि ये सारा पीटीआई का जो नैरेटिव है उसको रोकने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन ये चीज़ें जो हैं ये पॉसिबल हो नहीं सकती हैं, क्योंकि ये फिर अदालतों में भी जाएँगी। आगे भी अदालतों में पड़ी हुई हैं, अदालतों ने बड़े स्ट्रॉन्ग कमेंट्स भी दिए हैं इसके ऊपर। और अगर खुदा न खास्ता ये फायरबॉल जो है इसको इफेक्टिव करते हैं, ये लागू करते हैं, तो ये भी दिस विल आल्सो एंड अप इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। तो मेरी हमेशा से कंटेंशन रही है कि पाकिस्तान की जो रियासत होती है उसके 3 सतून जो हैं, जिनके ऊपर रियासत खड़ी होती है, ट्राइकोटमी ऑफ पावर, उसमें से जो अदलिया का है ना सतून, वो सबसे ज्यादा अहम होता है। उसके चूंकि जहां इंसाफ मिलेगा, वो रियासत जो है वो खड़ी होगी, वो सस्टेन करेगी। जहां इंसाफ ना मिलेगा, वहां नहीं ना मिलेगा, तो उस रियासत को सस्टेन करने के बहुत ज्यादा रिस्क जी, वहां और बहुत ज्यादा चैलेंजेस उनको पेश आएंगे। जी, तो पाकिस्तान में मैंने सॉरी लिखा सर। भी है। जी, 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 आपकी बात जी। काट रहा हूँ। तो इस पे एक्सपर्ट्स जो हैं आपके फायरवॉल का कोई सॉल्यूशन निकालेंगे, और अवाम तो आपकी तरफ देख रही है, आप लोगों के पास रिसोर्सेज़ हैं। देखिए, वो निकलेगा, कोई ना कोई निकलेगा। वो मुझे नहीं जी, पता, सिंस आई एम नॉट अ टेक्निकल पर्सन, सो आई एम नॉट इन अ पोजीशन कि मैं कुछ कह सकूं। लेकिन लाजमी बात है कि हमने तो नामसाइद हालात में हमने पहले भी सर्वाइव किया है, पिछले 2 साल से, खासकर 9th ऑफ मई के बाद साल से ज्यादा अरसा जो है हमने बहुत ही एक्सट्रीमली नामसाइद हालात में सर्वाइव किया है। और तो अगर ये इस किस्म की इम्पोजिशंस लेके आएंगे, ये सब कुछ अपने जो है इनके ये काम करेंगे, तो हम उसका तोड़ निकालने की कोशिश तो पूरी करेंगे। तो हमारे जो टेक्निकल लोग हैं वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ पॉसिबल करेंगे। लेकिन जो मोर इम्पोर्टेंटली, ये कानूनी महाज के ऊपर ये लड़ाई लड़ी जाएगी। बिल्कुल। ये अदालतों में लेके जाएंगे, और चूंकि ये बेसिकली जो फंडामेंटल राइट्स हैं सिटीजन ऑफ पाकिस्तान के, जो गारंटीड हैं वेरियस आर्टिकल्स, पर्टिकुलरली 19 एंड 19A, वो उसकी जी, वायलेशन है। आप उनको डिनाई नहीं कर सकते। दे हैव अ राइट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल बिल्कुल काइंड्स। सही। तो अगर अभी आप अज़हर इसको बंद मशवानी करेंगे साहब। तो हम करेंगे। जी, अज़हर मशवानी ठीक साहब के है। दोनों भाई जो प्रोफ़ेसर हैं, जिनका सियासत से ताल्लुक भी नहीं, उन्हें भी अगवा किया गया सर। फिर लाहौर से आपके अभी जो सीनियर वाइस प्रेज़िडेंट अब्दुल करीम साहब, उन्हें भी अगवा किया गया। तो इन मामलात पे तहरीक-ए-इंसाफ क्या अदालती लड़ाई ही लड़ती रहेगी? देखिए, हम अदालती लड़ाई तो हम लड़ ही रहे हैं ना। एक बयानिए की लड़ाई लड़ रहे हैं, फिर अदालती लड़ाई भी लड़ रहे हैं। फिर ये है कि जी हम इनको शर्म भी दिलवाते रहते हैं, लेकिन इनके पास वो मवाद खत्म हो गया हुआ है, इनके पास है ही नहीं है। अब मशवानी के भाइयों का क्या, वो पढ़ाते हैं यार, वो पढ़ाते हैं। पहले भी किया था, पहले मशवानी को भी इन्होंने किडनैप किया था। अब वो उसकी सही। इससे मतलब इसी खौफ से मुझे पूछते हैं जी कि आपका सोशल मीडिया बाहर से क्यों ऑपरेट होता है। मैंने कहा जी इसलिए ऑपरेट होता है कि आप किसी शरीफ आदमी को इस मुल्क पे रहने नहीं देना चाहते। अब हुँ, हर बंदों ने 2 साल में क्या किया, हमारे किस बंदे को छोड़ा इन्होंने, किसका घर नहीं अटैक किया, किसको नहीं इन्होंने टॉर्चर किया। तो वो लोग सारे मुल्क से निकल गए। हमारी टॉप लीडरशिप जो है इतनी देर तक अंडरग्राउंड रही है, अब आके वो बाहर निकली है। बिल्कुल सही बात अब है। इसी तरह से जो सोशल मीडिया की टीम है वो इस मुल्क में नहीं है, वो बाहर चली गई है, बिकॉज दे रैन अवे फ्रॉम बीइंग अरेस्टेड एंड टॉर्चर्ड। बिल्कुल। ये तो रियलिटीज ऑफ लाइफ, इनको जी, मानते क्यों नहीं है ये लोग। बिल्कुल। सर, आपका बहुत बड़ा पावर शो स्वात में भी हुआ, बलूचिस्तान में भी अभी वो आपके रहनुमा वहाँ गए, वहाँ उन पे भी पर्चे हुए स्वात में, लेकिन बड़ा पावरफुल शो, उसमें बड़ी टफ बातें भी।
14 अगस्त को कोई लॉन्ग मार्च, इमरान खान की तरफ से कोई बड़ी कॉल, ऐसा कोई मामला तहरीक इंसाफ का जो ग्राउंड पे ऑन ग्राउंड एहतजाज का मामला, उस पे कोई आपकी लाएअमल बन रहा है कुछ ऐसा? देखिए, खान साहब ने हमें को 2 हफ्ते पहले कहा था कि जी अपनी पूरी, जब ये मुझे लगा है ना, जब ये मेरे ऊपर अटैक हुआ है, तो जी, उसके जी। बाद उन्होंने, ही वाज़ वेरी एंग्री। तो उसके बाद उन्होंने कहा है जी कि सब तैयारी करें, बल्कि उन्होंने पार्टी जितनी भी लीडरशिप इस वक़्त तक अंडरग्राउंड है, उन्होंने उनके लिए भी इंस्ट्रक्शंस जारी की कि अब आपका बाहर निकलने का वक़्त है, आप बाहर निकलिए, अपनी तैयारी पकड़ लीजिए, मैं किसी वक़्त भी कॉल दे सकता हूँ प्रोटेस्ट की। हमारे जो है कन्वेंशंस वगैरह तो हो गए, पॉलिटिकल कन्वेंशंस तो शुरू हो चुके हुए हैं, ऑल ओवर पंजाब वो हो रहे हैं। हमने उसका एक जो हमारा प्रोग्राम था वो भी हमने रिलीज कर दिया था, उसके मुताबिक कन्वेंशंस हो रहे हैं, पकड़ दकड़ जारी है, मुकदमात बनते जा रहे हैं, और वो अपने हथकंडों से बाज नहीं आ रही है पंजाब की हुकूमत, और उसकी वो जो दैट जोकर ऑफ चीफ मिनिस्टर जो है, वो हथकंडों से बाज नहीं आ रही है, लेकिन हमने शुरू कर दी है। अब खान साहब की कॉल की देर है, जिस दिन कॉल होगी उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है, दमादम मस्त बिल्कुल चला, सही। देखते हैं क्या होता शहबाज शरीफ साहब अभी सर है। गए हैं। किया कि लोगों की तादाद देखिए सवात के जलसे में, बिल्कुल, और जज्बा देखिए उनका। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है पीटीआई के जलसों में, कि लोग किराए के लोग नहीं होते हैं, वो एक्चुअली आए होते हैं, इसलिए उनका जज्बा आपको नजर आ रहा होता है, उबल रहा होता है वो जज्बा। बिल्कुल सही। अच्छा सर, स्वात में हो गया, बलूचिस्तान में हो गया, लेकिन यही अगर रवात में होता, अगर पंजाब वाली साइड पे होता, तो इस तरफ मामला क्या है, मुश्किलात क्या है? ज़ाहिर है जुल्म जबर तो हमें नजर आ रहा है, लेकिन नहीं, क्या अगर फोर्स से अगर केपी के लोग मिलके आपके साथ ये करें तो ये रोक तो नहीं सकते? देखिए, सभी जो इन्होंने हमें रवात में जगह दी थी ना, वो आई थिंक एफडब्ल्यूओ की वो जगह है, उसकी एंट्रेंस भी नहीं थी, और उसको बिल्कुल ये बड़ी आसानी से जो एंट्रेंस ऑफ पीपल थी उसको कंट्रोल कर सकते थे, और जब भी चाहे वो उसको बंद कर सकते थे। वहां जलसा हो ही नहीं सकता था, एंड द प्लेस वाज टू स्मॉल। तो और हम्म, दूसरी बात है कि आप एक जगह के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको कहते हैं जी 30 मील दूर जाके करें। हमने कहा चले, हम कहीं डी चौक में नहीं करना चाहते, आप हमें F9 पार्क में दे दीजिए, आप वो हमें परेड ग्राउंड जो है वहां जगह दे दीजिए, वहां हम कर लेते हैं। तो हमें जाकर रवात, विच इज मोर देन 30 किलोमीटर अवे, कि जी आप वहां जलसा करें। और फिर ये कि जो जगह थी, जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया है, वो जगह जलसा करने के काबिल है ही नहीं है वहां। मैं आपको ठीक। तस्वीरें भेजूंगा, आप देख जी, लीजिएगा खुद। जी, जी, वो एफडब्ल्यू के एनओसी भी आपको नहीं मिलना था, वो भी आपकी जी, दुरुस्त है वो बात। भी नहीं मिलना था, बिल्कुल नहीं मिलना था, एफडब्ल्यू का लेकिन लोगों एनओसी की हमें नहीं सोच ये मिलना थी था। सर कि अगर शुरू हो जाता है, चाहे वो थोड़े से ही लोग तो आपको पता है 8 फरवरी को भी सर निकल आए आपके लिए, लोग तो निकल आते, तो शायद कोई एक मोमेंटम बन जाता पंजाब की तरफ, फिर इस्लामाबाद की तरफ आने में आपको आसानी होती। देखिए, हमारे पास फैसलाबाद का जलसा जो है वो पेंड पड़ा हुआ है इस वक्त अदालत में, हमारा कराची का जलसा पेंड पड़ा हुआ है, पिंडी का जलसा पेंड पड़ा हुआ है, इस्लामाबाद का जलसा भी अभी पेंड पड़ा हुआ है। इसके अलावा हमारा मुल्तान का जलसा जो है वो पेंड पड़ा हुआ है, लाहौर का जलसा पेंड पड़ा हुआ है। ये किसी जगह हमें इजाजत नहीं दे रहे, ये हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम बगैर इजाजत के बाहर निकलें। लेकिन खान साहब बिल्कुल। सिर्फ इसलिए होल्ड किया हुआ है जी कि कहीं वायलेंस ना हो जाए। वो उन्होंने हमेशा ये एक प्राइम कंसिडरेशन उनकी रही है जी कि वायलेंस नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या वजह है कि सिर्फ पीटीआई के ऊपर ये अताब है? क्या वजह है कि पीटीआई के ऊपर सिर्फ ये अजाब है? बाकी तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इजाजत मिल रही है, जब चाहे जहां चाहे वो अपना पॉलिटिकल गैदरिंग जो है जलसा कर सकते हैं। वाई पीटीआई? रियासत किस मुंह से ये कहती है कि हम पीटीआई के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रही? और अदालतें हमारी क्यों नहीं सुनती, हमारे क्यों नहीं ऑर्डर पास करती जी कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की तरह हमें भी जलसे करने की इजाजत होनी चाहिए? अभी उन्होंने कंटेम्प्ट में चले गए हैं कराची में चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था डिप्टी कमिश्नर को कि आप ये इजाजत करें, उसने फिर भी इनकार कर दिया। ही इज इन नाउ एक्चुअल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अब बिल्कुल देखते सही हैं है। कि कोर्ट वहां करती है। देखिए, मतलब ना कानून, ना आइन है, ना कानून है, ना शराफत है, ना कोई मोरालिटी है, ना इखलाकियात है, कुछ नहीं है। ये बिल्कुल सही माशरे बात को है सर। किस नहज के ऊपर लाके इन्होंने खड़ा किया हुआ है? हुँ, बिल्कुल सर, इसमें कोई शक नहीं। अभी जो आपका शहबाज शरीफ साहब का चाइना का दौरा है, बजट का भी महीना है, इस पे तहरीक-ए-इंसाफ पार्लियामेंट में इनको बजट के लिए टफ टाइम देगी। बजट की तैयारियाँ भी बड़ी मुश्किल हैं, आपको पता है फॉरेन रिज़र्व इस्तेमाल कर रहे हैं, कर्ज़ों की सूद की अदायगी के लिए, इंटरेस्ट रेट भी 22 पे पहुँच गया है। तो इन सारी चीज़ों को आपको तो मतलब बड़ा ईज़ी है आपके लिए, अवाम तो तैयार बैठी हुई है। जोकर ऑफ ब अ प्राइम मिनिस्टर, जब ये जब वहां पहुंचे हैं तो चाइना में, तो इनको एक डिप्टी मेयर ने रिसीव किया है, ये हकायक हैं। उसके बाद जब ये बीजिंग पहुंचे हैं तो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने, ये पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात की तारीख में ये लोएस्ट लोएस्ट गवर्नमेंट ऑफ द ऑफिशियल है लोएस्ट। जिन्होंने उन्होंने रिसीव किया है। तो ये इंडिकेट करता है कि जी इस वक्त चाइना पाकिस्तान के रिलेशंस जो है वो किस नहज के ऊपर है। मेरा नहीं ख्याल कि हमें कुछ भी चाइना से मिला है।
other than the usual. They are very, very understanding. They are very conciliatory. जी वो रोल ओवर जो करते हैं वो पिछले 10, 15, 20 साल से रोल ओवर करते हैं, वो रोल ओवर हो जाएगा फिर. लेकिन एडिशंस जी, अब आप CPEC 2 करना चाहते हैं, उसका कहना जो है वो सब कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ और मसाइल हैं, बहुत ज्यादा मसाइल हैं. पोलिटिकल जी स्टेबिलिटी नहीं है. बहुत सारे ममालिक हैं इंक्लूडिंग द साउदीज, उन्होंने बड़ा ब्लंटली कहा है कि जब तक आप पॉलिटिकल अपनी स्टेबिलिटी नहीं लाते, हमारे इन्वेस्टर्स आर नॉट रेडी टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान. और ये सिर्फ किसी एक दो मुल्कों की बात नहीं है, ये एक कंसेंसस है. तमाम, वो यूरोपियन हो, अमेरिकन हो, एशियन हो या कोई भी हो, तो वो सब लोग उस वक्त तक पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करेंगे जब तक कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती. और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सभी साहब उस वक्त नहीं आएगी जब तक खान साहब के साथ ये लोग बात नहीं करेंगे. ये मेरी कन्विक्शन है. अगर ये पाकिस्तान को चाहते हैं कि तरक्की करे, पाकिस्तान इस गन से निकले जिस गन में इस वक्त अनफॉर्चुनेटली इन्होंने इसको डाला हुआ है, तो एक ही बंदा है जो अडयाला जेल में मफकूद है इस वक्त, वो है बंदा जो कि इसको इस गन से, पाकिस्तान को इस गन से निकाल सकता है. उसके साथ बात करनी पड़ेगी. और अगर ये लोग अपनी अना की तस्कीन के लिए और वक्त जाया करेंगे तो हालात जो हैं वो दगरगू होते जाएंगे, वो और खराब होते जाएंगे, ठीक नहीं होंगे. जो मर्जी ये कर ले. बिल्कुल. अभी खान साहब का मुतालबा एक तो मैंडेट की वापसी है और दूसरा सर ये जो केसेस उनके बने हुए आइन और रूल ऑफ लॉ की, तो अभी इस पे तो जजेस की आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों का मामला भी चल रहा है और लाहौर में जो अभी चीफ जस्टिस है वहां पे उन्होंने हुक्म भी दिया है कि वो ट्रिब्यूनल्स का, जिसमें रिटायर्ड जजेस का मामला है, इन दो चीज़ों को अगर आप साथ जोड़कर सरदार सिकंदर सुल्तान राजा साहब के भी बयान देखें कि रिटर्निंग अफसरान ब्यूरोक्रेसी से काजी साहब ने लगाए, उन्होंने तनकीद भी की आला अदलिया पे, इन चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये सारा जो है, ये अब लोग ये एक बंद गली में दाखिल हो चुके हुए हैं. दे हैव बीन पुश्ड इनटू अ डार्क एली. अब ये वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं. ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, दे आर कंप्लिसिट. ये सारे इस गंध में जो इस वक्त मुल्क में क्रिएट हुआ है, इन्होंने मिलके किया है. आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो अपनी उंगली उठा रहा है चीफ जस्टिस की तरफ, कल वो इसकी तरफ उंगली उठाएंगे तो एक और नया तमाशा ये शुरू कर देंगे. ये दोनों मिलके इन्होंने गंध क्रिएट किया है. आरओ अगर ये तौहीन अदालत अब आपको पता लग जाए. बस अगर आरओ इलेक्शन कमीशन लगाना चाहती थी ना, और उसको सुप्रीम कोर्ट ने तो सिर्फ वैलिडेट किया था. प्रपोजल किसका था? वो सुप्रीम कोर्ट का प्रपोजल तो नहीं था, वो इसी सिकंदर सुल्तान का प्रपोजल था जो आज उंगली उठा रहा है दूसरों की तरफ. मैं चीफ जस्टिस साहब को एग्जॉनरेट नहीं कर रहा, उनका भी एक रोल है. उन्होंने हमारा बल्ला छीना हुआ है, हमसे हमारा सिंबल छीना हुआ है, और भी बहुत कुछ है. और भी बहुत कल भी हो रहा है. आपने देखे जब ये लाइव स्ट्रीम होता है तो आपको उनके रवैये सारे सामने आ जाते हैं सबके. लेकिन ये सिकंदर सुल्तान बच नहीं सकेगा इसमें से किसी सूरत में. जो मर्जी कर ले, जो मर्जी एक्सक्यूज कर ले, ये सब जो हैं इन्होंने कानून के कटारे में अपने आप को ये पाएंगे अनकरीब इंशाल्लाह ताला. ये खड़े होंगे, ये अवाम की अदालत में ये खड़े होंगे. सर, वे फॉरवर्ड अभी जो मामलात नजर आ रहे हैं इसमें मुल्क चल नहीं सकता. हालात आपको पता है, मईशत समेत सियासी इस्तेकाम जब तक ना हो, मुआशी इस्तेकाम नहीं आ सकता. ये सारे तस्लीम भी करते हैं. इस सूरत हाल में इमरान खान साहब के पास जाके डायलॉग का जो मामला है वो, और खान साहब मेरे ख्याल में इस पर काफ़ी विलिंग भी हैं. कुछ उन्होंने हदायत भी दी हैं, कुछ अपना मौक़िफ़ थोड़ा सा पार्टी का नरम करने का भी कोई ऐसी बातचीत चल रही है कि पार्लियामेंट के बाहर और अंदर कुछ डिस्कशन के लिए आप तैयार हैं? इस पे क्या मामला? कोई ऐसी बात नहीं है सभी, बिल्कुल नहीं है. मैं आपको बिल्कुल कैटेगोरिकली बताना चाहता हूं कि किसी किस्म, हम तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ एंगेज्ड हैं, इंक्लूडिंग मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ भी एंगेज्ड है, जिनके साथ आपको पता है कि हिस्ट्री ऑफ आवर रिलेशंस जो है वो कोई इतनी ज्यादा एलिवेटिंग नहीं रही हुई. हमारे उनके साथ बड़ा खला था हमारे ताल्लुकात में, और हम एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ कहा करते थे. हम तो उनसे भी एंगेज कर रहे हैं. उनके साथ भी कोशिश हमारी है कि वो, उनकी भी ख्वाहिश है, हमारी भी कोशिश है ये कि हम एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाएं. इसके अलावा और लोग जिनके साथ हमारे ताल्लुकात बहुत ख़राब रहे हुए हैं, चेकर्ड रहे हुए हैं, उनमें महमूद खान चेकसई साहब हैं, उनमें अख्तर मैंगल साहब हैं जो हमारी हुकूमत से रिज़ाइन करके गए थे. तो उनके साथ भी हमने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया हुआ है और उसके ऊपर हम मिल के काम कर रहे हैं. सिर्फ 3 पोलिटिकल पार्टीज हैं जो कि डायरेक्ट बेनिफिशरीज हैं इलेक्शन फ्रॉड की, पीपल्स पार्टी, PMLN और PMQMP. इसके बारे में बड़ी कैटेगोरिकल इंस्ट्रक्शंस है खान साहब की कि हमने इनके साथ एंगेज नहीं करना. और कल उन्होंने अपने मीडिया के साथ जो बात की है उसमें भी उन्होंने इसी चीज को रिएटरेट किया है कि हम बात अगर करेंगे तो बात करेंगे उनके पास जिनके पास ताकत है, उनके पास नहीं जिनके पास देने को कुछ नहीं है, जो कि टोटली हेल्पलेस हैं, डमीज हैं. जो बिल्कुल, लेकिन बाकी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स जो हैं उनके साथ हम फुली एंगेज्ड हैं, बाकी सबके साथ एंगेज्ड. इस्लामाबाद की नशिस्तों पर सर बड़ा अहम आपका मामला जो शुएब शाहीन साहब, आमिर मुगल और अली बुखारी का मामला, उस पे जमात इस्लामी ने, मियां असलम साहब ने फॉर्म 45 देने से इनकार कर दिया. ये तो आपके बड़े एलाज थे, मतलब करीब हो रहे थे आपके, तो ये मामला
ये इनके जो लास्ट जो चीफ थे सिराज साहब, उनको जी हमने सेनेट की सीट दिलवाई और सबसे ज्यादा गालियां उन्होंने सेनेट पे खड़े होके पीटीआई को दी थी। तो ये एहसान फरामोश लोग हैं। और अब भी जो उन्होंने किया है, अब खोखर साहब हैं जो कि पीपल्स पार्टी के बंदे होते थे, आज अभी तक उन्होंने किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं किया, वो खुद गए हैं, उन्होंने जाके ट्रिब्यूनल के सामने जाके कहा है कि जी हाँ मुझे पता है कि पीटीआई जीता हुआ है दो कंस्टिट्यूएंसी से, इसीलिए तो वो भाग गए हैं, क्योंकि इतनी हमारे पास इतनी क्रेडिबल डेटा और एविडेंस मौजूद है ये साबित करने के लिए कि यहाँ इलेक्शन चोरी किए गए हैं, तो इसलिए वो अब भाग गए हैं। और यही इलेक्शन कमीशन, यही चीफ इलेक्शन कमिश्नर उस वो जो जज साहिबान है उन ट्रिब्यूनल के, उनको बदलने के पीछे पड़ा हुआ है, जो 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 अभी आपने कहा कि जी वो उंगली उठा रहा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरह, अब वो और गन करने जा रहा है। वो जहांगीरी साहब है, उनको निकाल के किसी अपना रिटायर्ड जज को वहां लगाएगा जो कि इनकी अपनी पसंद के जो फैसले हैं वो कर सकेंगे। वो हार चुके हुए हैं 46, 47, 48, लेकिन भाग गए। तो नहीं ये वो तो केस इनका तो भी वो केस तो सर अभी लगा हुआ है इस्लामाबाद भाग जाते हैं जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो केस लगा है, हो सकता है आमिर फारूक साहब वो ना बदलने दें उन्हें। फर्ज करें ये सीटें आपकी अगर आ जाती हैं सर, और लाहौर में भी जो ट्रिब्यूनल बनते हैं आपकी 150 नशिस्तें वापस आए, मैंडेट की वापसी शुरू हो, मखसूस नशिस्तें भी आपको मिल जाएं, तो खान साहब का एक बड़ा मुतालबा तो जो मैंडेट की वापसी वाला वो पूरा हो सकता है। तो उसके हम बाद फिर हुकूमत बनाएंगे, हम जी हुकूमत बनाएंगे, उसके बाद सेंटर में हुकूमत हमारी बनेगी। अगर अच्छा ये सारी निश्चितें हमें मिल जाती हैं, आप देखें तो सही ना, उनकी आप 85 सीटें कम करें और हमारी 85 डालें, आप तो बिल्कुल 170 सीटों का फर्क पड़ता है भाई। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप हुकूमत बनाएंगे सूरत हाल में अगर उनके पास 170 सीटों की मेजॉरिटी नहीं है, सो वी बिकम द मेजॉरिटी पार्टी, वी फॉर्म द गवर्नमेंट। तो सर अगर सूरत हाल में आप हुकूमत बनाएंगे, जो मुआशी हालात है उसमें तो चलना बड़ा मुश्किल है। सर वो देखते हैं कि हालात किस तरफ जाते हैं, जी ठीक, लेट्स सी कि किस तरफ हालात जाते हैं। बिल्कुल। तो अभी आपको सर कोई उम्मीद नज़र आ रही है इन तमाम हालात में कि कोई ऐसी कोई रोशन उम्मीद, कोई थर्ड पार्टी, कोई अमेरिकन इलेक्शंस, कोई बाहर से कोई ऐसी कोई गारंटी, कोई अरब ममालिक की तरफ से जो मामलात को डील करा सके, एतमाद की फ़ज़ा दोबारा कायम हो? सभी साहब, ये वक्त है कि हम अपने मसाइल खुद हल करें। ये जो हम लोगों की तरफ देखते हैं, उससे पाकिस्तान का स्टेचर जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होया हुआ है। आज हम वी आर रिकग्नाइज्ड एज द बेगिंग बोल ऑफ द वर्ल्ड, जहां हम जाते हैं कशकोल लेके जाते हैं। ये हमें अपने मामलात अपने तय ही हल करने पड़ेंगे, और मामलात को हल करने का एक ही तरीका है सभी साहब, कि आइन और कानून की सेंडेंसी को कबूल किया जाए अक्रॉस द बोर्ड। बिल्कुल सही बात है। हमारी जद्दोजहद उसी के लिए है। और मैं कल भी बैठा हुआ किसी प्रोग्राम में कह रहा था कि सिर्फ एक लाइन जो है वो इस मुल्क के मसाइल हल कर सकती है, वो है लेट जो आइन है उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, उसको इन्फोर्स कर दीजिए, और तमाम अदारे आइन की गिरफ्त में आ जाएं, तो इस मुल्क के मसाइल हल हो सकते हैं। लेकिन जब तक आइन को आप असेंडेंट नहीं करेंगे, उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसको इन्फोर्स नहीं करेंगे, तो ये जो इंडिविजुअल अना जो है जिसकी बेसिस के ऊपर आप मुल्क को चला रहे हैं, वो मुल्क को तबाही करेगी, मुल्क को बना नहीं सकती है। सो हल तो बहुत आसान है, वहाँ आपको सऊदी अरेबिया की तरफ नहीं देखना पड़ेगा, अमेरिका की तरफ नहीं देखना पड़ेगा, यूके की तरफ नहीं देखना पड़ेगा, चीन की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। वहाँ सिर्फ और सिर्फ अपने गिरेबानों में झांकना पड़ेगा कि आप क्या गलत कर रहे हैं, उसको ठीक कर लीजिए, मुल्क ठीक हो जाएगा। बिल्कुल सही बात सर, यही सबसे बड़ा मुश्किल काम है। सोमालिया को शिकस्त देके सलामती कौंसिल में हम जीत के खुशियां मना रहे हैं, और अमेरिका से क्रिकेट में हार के हम लोग इस वक्त आपको पता है किस दुनिया में कहाँ किस लेवल पे पहुंच गए हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान के हालात पर रहम करे। रऊफ साहब आपने अपना कीमती वक्त दिया सर, आई एम रियली ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच। मेहरबानी मेरे भाई, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू, थैंक यू वेरी मच, वेरी काइंड।